Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIC 131 History of India from the earliest times up to circa 300 CE। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustannoise.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर चले जाएंगे। ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे सर्च कोड के ऑप्शन में आपका जो भी पेपर कोड होगा, ठीक है, उससे सर्च कर लेंगे। जैसे अभी हम देखेंगे BHIC 131, ठीक है, यहाँ देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका जो भी मीडियम होगा, आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इट, डिस्कस द ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, व्हाट आर इट्स मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस विद रेफरेंस टू हरप्पा एंड मोहनजोदारो। यानी कि हमें क्या बताना है कि हरप्पन सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल स्प्रेड कितना था और क्या क्या इसके मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सो द हरप्पन सिविलाइजेशन, also known as Indus Valley Civilization, was one of the oldest and most developed civilization of the ancient world. हरप्पा जो सिविलाइजेशन है आपकी, वो क्या है, वो उसको हम इंदस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये आपकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन है एंशंट वर्ल्ड की। ये फ्लरिश हुई थी आपकी अराउंड 2600 टू 1900 BCE में। सिविलाइजेशन को उसके बहुत ही जोग्राफिकल वाइड स्प्रेड के लिए माना जाता है, ठीक है, एंड एडवांस मटेरियल कल्चर के लिए जाना जाता है। सो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर इट्स टू मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज। हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंदस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा और मोहनजोदारो क्या है, आपकी दो इंपॉर्टेंट साइट है। Geographical spread of Harappan civilization. So the Harappan civilization covered a vast area of northwestern India and present day Pakistan. यानी कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है आपकी, वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी आपकी, बहुत सारा जो वास्ट एरिया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का वो, और जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वो पूरा। सो इट स्प्रेड्स ओवर अबाउट 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशंट सिविलाइजेशन। यानी कि ये 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के जगह तक फैली हुई थी। ठीक है, और ये क्या थी आपकी, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन थी। इन नॉर्थ इट एक्सटेंडेड टू द जम्मू, दैट इज मांडा। इन द साउथ इट रीच दाइमाबाद इन महाराष्ट्र। इन ईस्ट इट स्प्रेड्स टू आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश। इन वेस्ट इट एक्सटेंडेड टू सुल्तानजोर in the Balochistan. Most of the Harappan sites were located along the Indus River and its tributaries such as Ravi, Beas, Satluj and Ghaggar Hakra. यानी कि जो बहुत सारे जो हरप्पन साइट्स थे वो आपके इंडस रिवर के और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही लोकेटेड थे। ठीक है, ये लोकेशन क्या करती है, हेल्प करती है एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। सो इंपॉर्टेंट सिटीज इंक्लूडेड हरप्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल एंड कालीबंगन। ये आपकी क्या थी, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हरप्पन सिविलाइजेशन की। नाउ वी विल लुक मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। द हरप्पन्स हैड अ हाईली डेवलप्ड मटेरियल कल्चर showing their advanced knowledge of town planning, crafts and trade. Town planning, both Harappa and Mohenjo-daro show excellent town planning. Cities were divided into citadel, that is upper town for the important buildings, lower town for the common people. हरप्पा और मोहनजोदारो में क्या है, दोनों ही सिटीज में हमें क्या देखने को मिला है, एक्सेलेंट टाउन प्लानिंग देखने को मिला है। वहाँ पे सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, सिटाडेल और लोअर टाउन में। सिटाडेल जो कि आपका अपर टाउन था, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के रखा गया था, और लोअर टाउन जो कि कॉमन लोगों के लिए था। सो स्ट्रीट्स वर स्ट्रेट एंड क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल्स। स्ट्रीट्स क्या थे आपके, स्ट्रेट थे और एक दूसरे को क्रॉस करते थे एट राइट एंगल्स। सो हाउसेज वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। हाउसेज किसके, बेक्ड ब्रिक्स के बनाए जाते थे, विच वर स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। ड्रेनेज सिस्टम
वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स वाज द एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो वहाँ का बहुत रिमार्केबल फीचर रहा है वो आपका एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम है। एवरी हाउस हैड अ बाथरूम कनेक्टेड टू कवर्ड ड्रेन्स, यानी कि सारे हाउसेस का क्या होता था, एक बाथरूम होता था जो कि कनेक्टेड होता था एक कवर्ड ड्रेन से। सो दिस शोज कंसर्न फॉर क्लीनलीनेस एंड पब्लिक हेल्थ। बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर, मोहनजोदारो हैड द फेमस ग्रेट बाथ यूज्ड फॉर रिचुअल बेदिंग। मोहनजोदाड़ो में क्या था आपका, ग्रेट बाथ था जो कि रिचुअल बेदिंग के लिए यूज किया जाता था। लार्ज ग्रेनरीज वर फाउंड एट हरप्पा दैट इंडिकेटेड द ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। टूल्स, सील्स एंड क्राफ्ट्स, हरप्पन्स क्या करते थे, वो बहुत ही अलग अलग टाइप्स के टूल्स को यूज करते थे और द टूल्स वर मेड फ्रॉम कॉपर एंड ब्रॉन्ज। स्टोन टूल्स क्या थे, बहुत ही कॉमन थे। सील्स मेड ऑफ स्टीयरटाइट वाज यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सील्स को वो यूज करते थे ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पॉटरी वाज वेल डिजाइंड एंड डेकोरेटेड। beads, jewelry and ornaments made of gold, silver and semi-precious stones, so skilled craftsmanship. So trade and economy. Trade was carried out within the civilization and with distant regions like Mesopotamia. यानी कि ट्रेड क्या है, सिविलाइजेशन के अंदर तो होता ही था बट डिस्टेंट रीजन्स में भी होता था, जैसे कि मेसोपोटामिया के साथ। स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर को यूज किया जाता था। दैट प्रूव्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट the Harappan civilization was spread over a large geographical area। जो हरप्पन सिविलाइजेशन है आपकी वो एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया के ऊपर स्प्रेड हुई है। एंड दे हैड अ मटीरियल रिच मटीरियल कल्चर। सिटीज जैसे कि आपका हड़प्पा और मोहनजोदारो हो गया, दे शो एडवांस टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, सैनिटेशन एंड क्राफ्टमैनशिप। सो दीज फीचर्स मेक द हरप्पन सिविलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन 6th सेंचुरी बीसी, यानी कि बुद्धिज्म क्यों राइज हुआ था, ठीक है, उसके हमें रीजंस बताने हैं। सो इन 6th century BCE, Buddhism emerged as an important religious movement in India। यानी कि 6th century BCE में क्या हुआ, बुद्धिज्म एमर्ज हुआ एक important religious movement की तरह इन इंडिया। बहुत सारे सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे बुद्धिज्म के राइज के लिए। टीचिंग्स जो थे गौतम बुद्धा की, उन्होंने अट्रैक्ट किया अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स क्योंकि उन्होंने एड्रेस की द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल in a very simple and practical way. Reaction against complex Vedic rituals. During this period, Vedic religion had become very complicated। यानी कि इस टाइम पीरियड में क्या था आपका, जो वैदिक रिलीजन था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत सारे कॉस्टली सेक्रीफाइस को इन्वॉल्व करती थी, बहुत सारे रिचुअल्स और बहुत सारी सेरेमनीज को इन्वॉल्व करती थी जिनको सिर्फ ब्राह्मण ही परफॉर्म कर सकते थे। सो कॉमन पीपल ने क्या किया, इन रिचुअल्स को बहुत ही डिफिकल्ट देखा टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपेंसिव टू फॉलो। सो बुद्धिज्म रिजेक्टेड सच रिचुअल्स। बुद्धिज्म क्या करते थे, ऐसे रिचुअल्स को रिजेक्ट करते थे और सिंपल मॉरल लिविंग पे एम्फोसाइज करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, अपील हुआ टू द मासेस। अपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या था, बहुत ही रिजिड था और डिस्क्रिमिनेटरी था। लोअर कास्ट और वेमेन को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी और रिलीजियस राइट्स भी नहीं प्रोवाइड किए जाते थे। बुद्धिज्म ने क्या किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया और इक्वालिटी को प्रीच किया। सो बुद्धा taught that one actions, not birth, determines a person's status. So this message attracted people from all the sections of society। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो अलग अलग सोसाइटी के लोग थे वो बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट विच कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड। यानी कि जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट हुआ करते थे पहले के वैदिक टाइम के, उनमें क्या था, संस्कृत लैंग्वेज यूज किया जाता था जो कि कॉमन पीपल को समझ में नहीं आती थी। बुद्धा ने क्या किया, पाली में अपने उसको प्रीच किया जो कि लैंग्वेज स्पोक, जो कि आपकी ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी। तो इस वजह से क्या हुआ, जो उनकी टीचिंग्स थी वो इजी थी अंडरस्टैंड करने के लिए लोगों में, और एंड इट हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग द बुद्धिज्म वाइडली अमंग द मासेस। सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। The 6th century BC witnessed the growth of towns, trade and commerce। 6th century BC में क्या हुआ, आपका ग्रोथ हुआ टाउन्स का, ट्रेड का और कॉमर्स का। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स डिसलाइक्ड एनिमल सेक्रीफाइस। ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ने क्या किया, आपके एनिमल सेक्रीफाइस को डिसलाइक किया बिकॉज दे वेंट अगेंस्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि वो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे थे। बुद्धिज्म प्रीच नॉन वायलेंस। बुद्धिज्म ने क्या किया, आपका नॉन वायलेंस को प्रीच किया एंड अपोज्ड एनिमल सेक्रीफाइस, ठीक है, और एनिमल सेक्रीफाइस को अपोज किया विच सूटेड द ट्रेडर्स। सो दे केम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ बुद्धिज्म। इसलिए जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे
वो क्या हुए आपके सपोर्टर्स बने बुद्धिज्म के। डिजायर फॉर पीस एंड मॉरल लाइफ, पीपल वर अनहैप्पी विद सोशल एविल्स, वॉर्स एंड सफरिंग, जो लोग थे वो बहुत ही अनहैप्पी थे आपके सोशल एविल से, वॉर से और सफरिंग से। बुद्धिज्म ने क्या किया, उनको एक पीसफुल पाथ ऑफर किया दैट वाज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड मॉरल कंडक्ट। सो जो बुद्धिज्म के 4 नोबल ट्रूथ्स थे एंड द 8 फोल्ड पाथ, इन्होंने प्रोवाइड किया एक क्लियर सोल्यूशन टू द ह्यूमन सफरिंग, अट्रैक्टिंग many followers. Personality of Gautam Buddha. So the simple life, deep wisdom and compassionate nature of Buddha made a strong impression on people. यानी कि जो बुद्धा का नेचर था उसने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बनाया लोगों पे। ही लिव्ड व्हाट ही प्रीच्ड एंड ट्रीटेड एवरीवन विद काइंडनेस, यानी कि उन्होंने क्या किया, सबके साथ काइंडनेस से, ठीक है, ट्रीट किया सबको। His practical teachings and personal example played a major role in the popularity of Buddhism. उनकी जो practical teachings थी, उनका जो personal example था, उसने क्या किया, बहुत ही major role play किया, ठीक है, in the popularity of Buddhism. In conclusion, we can say that the rise of Buddhism was due to dissatisfaction with existing religious practices, social inequality, इकोनॉमिक चेंजेस एंड द इंस्पायरिंग टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। यानी कि जो राइज हुआ था बुद्धिज्म का, वो आपके क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे उसके डिससेटिस्फैक्शन के कारण हुआ था, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक चेंजेस, इन सब के कारण हुआ था। तो इट्स सिंपल, एथिकल एंड ह्यूमेन अप्रोच मेड इट वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिलीजन्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया। Now we will move to the next question. Discuss the salient features of Mauryan administration. So the Mauryan Empire, that was around 322 BCE to 185 BCE, was one of the greatest empire in ancient India. यानी कि जो आपका मौर्यन एम्पायर था वो आपका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर रहा है एंशियंट इंडिया का। ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड किया गया था और ये अपने पीक पे कब पहुंचा था, अंडर द रूल ऑफ अशोका द ग्रेट। सो जो आपका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही ऑर्गेनाइज था, सेंट्रलाइज था और एफिशिएंट था। इसका जो मेन एम था दैट वाज गुड गवर्नेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज, मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज था। द किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी, किंग सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करता था एंड कंट्रोल्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ही वाज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट वाज नोन एज द मंत्री परिषद। ठीक है, किंग को कौन, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट करती थी जिनको हम मंत्री परिषद बोलते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन विद देयर एडवाइस, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे उनको मंत्री परिषद की एडवाइस के साथ लिया जाता था, बट द फाइनल अथॉरिटी वाज रेस्टेड विद द किंग। रोल ऑफ द किंग वाज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, किंग को क्या करते थे, हेड ऑफ द स्टेट कंसिडर करते थे। आर्मी, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ही वर्कड वेरी हार्ड एंड फॉलोड अ स्ट्रिक्ट डेली रूटीन। ठीक है, वो क्या करते थे, बहुत ही हार्ड और फॉलोड हार्ड, वेरी हार्ड, ही वर्कड वेरी हार्ड and he followed a very strict rule. So the king was responsible for the welfare of his subjects. King क्या थे, responsible थे अपने welfare of the subjects के लिए। ठीक है, so under Ashoka the idea of dhamma became an important part of governance. यानी कि किंग अपने सब्जेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, उनके वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। और अशोक के अंडर हमें क्या देखने को मिला, जो आइडिया ऑफ धम्म था वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना गवर्नेंस का। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। एम्पायर को क्या गया था, प्रोविंसेस में बांट दिया गया था ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। हर प्रोविंस में एक कुमार हुआ करता था या फिर गवर्नर हुआ करता था जो उसको गवर्न करता था। प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस में। इस सिस्टम की वजह से क्या हुआ था, इफेक्टिव कंट्रोल हो पाता था एक वास्ट एम्पायर के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट्स वर एडमिनिस्टर्ड बाय ऑफिसर्स लाइक स्थानिकास और गोपास। जो डिस्ट्रिक्ट है उनको एडमिनिस्टर करते थे आपके ऑफिसर्स जैसे कि स्थानिकास या फिर गोपास। विलेज स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेशन की और उसको मैनेज किया जाता था विलेज हेडमैन के द्वारा जिनको ग्रामिका बोलते हैं। विलेजेस क्या करते थे, सम एंजॉयड सम लोकल ऑटोनॉमी इन डे टू डे मैटर्स। आर्मी एंड डिफेंस, जो मॉरियंस थे उन्होंने मेंटेन किया एक लार्ज और पावरफुल आर्मी को। इसमें इंक्लूडेड थे आपके इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स। एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया था जो कि मिलिट्री अफेयर्स को देखे। सो दिस स्ट्रॉन्ग आर्मी हेल्प्ड इन प्रोटेक्टिंग द एम्पायर एंड मेंटेनिंग इंटरनल पीस। रेवेन्यू सिस्टम, जो स्टेट का मेन सोर्स था इनकम का वो आपका था लैंड रेवेन्यू। यूजुअली वो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस हुआ करता था। टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम ट्रेड, आर्टिसंस एंड फॉरेस्ट। ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली। ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था ताकि वो टैक्सेस को कलेक्ट करें ऑनेस्टली और एफिशिएंटली। एस्पियोनेज सिस्टम,
मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हैड अ वेल स्पाई सिस्टम, यानी कि उनका एक वेल ऑर्गेनाइज स्पाई सिस्टम हुआ करता था. स्पाइज केप्ट द किंग इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑफिशियल्स एंड पब्लिक ओपिनियन. जो उस टाइम पे स्पाइज होते थे वो क्या करते थे, किंग को इन्फॉर्म रखते थे उनके ऑफिशियल्स के बारे में और पब्लिक ओपिनियन के बारे में. इस वजह से क्या हुआ, दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग करप्शन एंड रिवोल्ट्स. जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस वाज आल्सो गिवन इंपॉर्टेंस. कोर्ट्स क्या करते थे इस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे एट द डिफरेंट लेवल्स. किंग क्या होते थे इसके हाईएस्ट जज हुआ करते थे. लॉज वर वेरी स्ट्रिक्ट बट एफर्ट्स वर मेड टू मेंटेन ऑर्डर एंड फेयरनेस. इन कंक्लूजन we can say that the Mauryan administration was strong, systematic and people-oriented. Its centralized control, efficient officials, strong army and welfare measures made it one of the best administrative systems of ancient India. यानी कि जो Mauryan administration था बहुत ही strong और systematic था, people-oriented था, ये बहुत ही centralized था, आपका efficient था और इसके strong army भी थी और ये welfare measures के लिए काम करता था और इसलिए इसको एक best administrative system माना जाता है ancient India का. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी इन तमिलकम. ठीक है, इन अर्ली तमिलकम. सो इन अर्ली तमिलकम रेफर्स टू द एंशियंट तमिल रीजन ऑफ साउथ इंडिया. यानी जो आपका अर्ली तमिलकम है ये आपका कौन सा रीजन है, आपका एंशियंट तमिल रीजन है साउथ इंडिया का, मेनली कवरिंग द प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. सो जो आपका पॉलिटिकल सोसाइटी थी अर्ली तमिलकम की ये डेवलप हुई ग्रेजुअली ओवर टाइम. हमारा जो मेन सोर्स है इस इवोल्यूशन को समझने के लिए वो है हमारे पास संगम लिटरेचर, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. सो दीज सोर्सेज शो हाउ सिंपल ट्राइबल ग्रुप्स स्लोली ग्रू इनटू ऑर्गेनाइज्ड किंगडम्स. ये सोर्सेज हमें बताते हैं कि कैसे जो सिंपल ट्राइबल ग्रुप्स थे वो स्लोली एक ऑर्गेनाइज किंगडम में ग्रू है. अर्ली ट्राइबल सोसाइटी इन द अर्लियर स्टेज, यानी कि अर्लियर स्टेज में क्या था, जो तमिल सोसाइटी थी वो एक स्मॉल ट्राइबल ग्रुप में ऑर्गेनाइज हुआ करती थी. ये ग्रुप्स क्लोजली कनेक्टेड थे आपके नेचर से और डिपेंडेंट ऑन हंटिंग, पेस्टोरल लाइफ एंड सिंपल एग्रीकल्चर. जो ईच ग्रुप था दैट वाज लेड बाय अ चीफ्टन कॉल्ड वेल्लार हु प्रोटेक्टेड द पीपल एंड लेड देम इन वॉर्स. अथॉरिटी बेस्ड थी आपके पर्सनल ब्रेवरी पे, लीडरशिप स्किल्स पे एंड द सपोर्ट ऑफ पीपल रादर देन द स्ट्रिक्ट लॉज. राइज ऑफ चीफडम्स, जैसे जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ तो पीपल क्या है परमानेंटली सेटल होना शुरू हो गए थे, विलेजेस बड़े बड़े होने लग गए, लैंड ओनरशिप क्या है इंपॉर्टेंट होने लग गए इस टाइम पे और सरप्लस प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका राइज हुआ स्ट्रॉन्गर चीफटेंस का हु कंट्रोल्ड द सेवरल विलेजेस. सो दे कलेक्टेड टैक्सेस इन द फॉर्म्स ऑफ ग्रेन्स और गुड्स एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन. ये आपके टैक्स को कलेक्ट करते थे इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स और गुड्स और प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करते थे. सोसाइटी स्लोली ऑर्गेनाइज बनने लग गई और जो पॉलिटिकल पावर थी दैट बिकेम मोर स्टेबल एंड हेरिडिटरी. फॉर्मेशन ऑफ मेजर किंगडम्स. By the Sangam age, around 300 BCE to 300 CE, political society had evolved into well-defined kingdoms. यानी कि जो आपकी पॉलिटिकल सोसाइटी थी वो एक वेल डिफाइंड किंगडम में इवॉल्व हो गई थी. 3 मेजर डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं, चेरास, चोलास, पांड्यास. द किंग्स रूल्स over large territories and had capital cities, standing armies and royal officials. इन तीनों ही किंग्स के क्या थे, आपके जो भी चेरास, चोलास और पांड्यास के किंग थे ये क्या है लार्ज टेरिटरीज में रूल करते थे और उनके कैपिटल सिटीज हुआ करती थी, स्टैंडिंग आर्मी और रॉयल ऑफिशियल्स हुआ करते थे. द किंग वॉज कंसिडर्ड द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. किंग को क्या है हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर किया जाता था, ऑफ द जस्टिस एंड ऑल्सो द मिलिट्री. लॉयलिटी टू द किंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडिया. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस. किंग्स वर असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स, पोएट्स एंड मिलिट्री कमांडर्स. किंग्स को कौन कौन असिस्ट करते थे, मिनिस्टर्स हो गए, पोएट्स हो गए और मिलिट्री कमांडर्स हो गए. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय द विलेज असेंबलीज. ठीक है, और विच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉ एंड ऑर्डर. जितना भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो विलेज असेंबलीज के द्वारा संभाला जाता था जो कि इरिगेशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और लॉ और ऑर्डर को देखते थे. जस्टिस जो था आपका कस्टम्स और मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड था. वॉरफेयर भी एक मेजर रोल प्ले करता है, as kings often fought to expand their territories and gain wealth. Kings क्या करते थे, फाइट क्या करते थे अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के लिए और वेल्थ को गेन करने के लिए. रोल ऑफ द कल्चर एंड सोसाइटी. सो पॉलिटिकल लाइफ वाज क्लोजली लिंक्ड विद सोशल एंड कल्चरल लाइफ. जो आपकी पॉलिटिकल लाइफ थी वो क्या थी, क्लोजली लिंक थी सोशल और कल्चरल लाइफ से. पोएट्स प्रेज किंग्स फॉर देयर ब्रेवरी, जेनरोसिटी एंड गुड गवर्नेंस. पोएट्स क्या करते थे, किंग्स को प्रेज करते थे उनकी ब्रेवरी के लिए, जेनरोसिटी और गुड गवर्नेंस के लिए. रिलीजन ने भी हमारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया है, एज किंग्स सपोर्टेड टेम्पल्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस टू गेन द पब्लिक सपोर्ट.
In conclusion, we can say that the evolution of political society in early Tamilakam shows a clear transition from tribal leadership to organized monarchy. तो जो evolution हुआ है आपका political society में in the early Tamilakam, वो आपको क्या दिखाता है, एक clear transition दिखाता है from the tribal leadership to organized monarchies. So जो ये gradual development हुआ that laid the foundation for later powerful South Indian kingdoms and contributed greatly to India's political and cultural history. तो यहाँ पे आपके जितने भी important questions थे वो कंप्लीट हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।